हाँ जी, देखिए भाई, तो लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ा था और दोनों एप्लीकेशन देखे थे भाई कि कैसे हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और दोनों सेल को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, उन दोनों का ईएमएफ। तो हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया था, एक क्वेश्चन रह गया था, तो वो हम करते हैं और फिर उसके बाद हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं पोटेंशियोमीटर का, वो सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन रह गया था, हमने छोड़ दिया था उस दिन, तो पहले वो कर लेते हैं। सुनिए ध्यान से। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो भाई हम कोई पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं ऑफ व्हेन द सेकेंडरी सेल इज शंटेड बाय 5 ओम। और जो हमारा जो सेकेंडरी वाला सेल होता था तो वो उसमें 5 ओम वाला रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो उस समय पे जो हमें बैलेंसिंग लेंथ मिली, तो उस समय पे जो बैलेंसिंग लेंथ मिली वो 40 सेंटीमीटर थी। आगे कह रहे हैं व्हेन इट इज शंटेड बाय 10 ओम रेजिस्टर देन द बैलेंसिंग लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। और जब वो हमने 10 ओम से जब अगर हमने उसको शंट किया, मतलब उसके सेकेंडरी सर्किट के अंदर हमने 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, तो उस समय पे जो हमें बैलेंसिंग लेंथ मिली वो 60 सेंटीमीटर की मिली। तो हमसे कहने हैं कि भाई फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो जो हमारा सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए। तो देखो उन्होंने हमें 2 केस दिए ना, तो 2 केस दिए हैं, तो 2 केस की 2 इक्वेशन बनेंगी और जिसकी हेल्प से हम स्मॉल आर की वैल्यू निकाल पाएंगे। एक सेकंड। तो उसकी हेल्प से हम बैलेंसिंग लेंथ निकाल पाएंगे। तो देखो सिंपल से बात है, ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे भाई। हम ये जानते हैं कि K = V/L होता है, ये हमने कल बताया था आपको लास्ट क्लास में। तो K = V/L होता है, तो यहाँ से V = क्या हो जाएगा, K × L हो जाएगा। ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि V = IR होता है, तो हम यहाँ पर V की जगह पर I × R लिख सकते हैं, तो IR = KL हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा करंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, E/, जी शाबाश, टोटल EMF मतलब E आ जाएगा और टोटल रेजिस्टेंस मतलब R + स्मॉल r आ जाएगा इनटू R ये है ही = KL। तो भाई ये हमने अपने हिसाब से एक इक्वेशन डिराइव करी। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहला केस क्या था कि भाई हमें वो बताना है कि जब हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 5 ओम का था, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ R है तो वहाँ 5 रख देंगे, तो E/5 + R इंटू R हो जाएगा और = K इंटू, तो जब हमने 5 ओम का रेजिस्टेंस रखा तो हमें लेंथ कितनी मिली, 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे K × 40 हो जाएगी। तो ये तो बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। चलो, और ऐसे दूसरा केस क्या है, जब हमने R की जगह पे, यहाँ पे भी R की जगह पे 5 आ जाएगा, जब हमने R की जगह पे 10 ओम रखा, रेजिस्टेंस 10 ओम था, तो उस समय पे जो हमारी बैलेंसिंग लेंथ थी तो वो थी 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे L की जगह पे हमने 60 रख दिया। ठीक है भाई। अब अगर हमें स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है तो हम करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, भाई 1 को 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, चलो लिख देता हूँ भाई, ये E/5 + R, 5 भी क्या देते हैं ना, 5E/5 + R, और उधर 10E/10 + R इक्वल्स टू क्या होगा, 40K
अपॉन 60K। अच्छा जी, अब देखो यहाँ K से K कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, E से E कट जाएगा, 5 1 5, 5 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है, ये 2 2 4, 2 3 6 हो जाएगा। तो ऊपर देखो बचा 1/5 प्लस आर, और डिवाइड में 2/10 प्लस आर बचा। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता भाई, अगर मैं ये वाले बीच का डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लेकर आ रहा हूँ तो फिर ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल नीचे वाला, तो वो 10 प्लस आर अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये 2/3 हो गया। अब अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ रहा है हमारा 30 प्लस 3R। और अगर हम ये भी 5 इंटू मतलब 2 इंटू 5 प्लस आर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो वो 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 5 प्लस आर हो जाएगा, विच इज 20 प्लस 4R। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3R उधर ले जाएंगे तो 4R माइनस 3R R हो जाएगा, 20 इधर ले आएंगे तो 30 माइनस 20 10 हो जाएगा। तो भाई क्या हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम आ रहा है? हाँ जी 10 ओम आ रहा है। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियोमीटर की हेल्प से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल लिया। देखिए इसको ध्यान से, और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछे, आया हो तो हैंड रेज कर दीजिए। बताइए, क्लियर है? यहाँ पूजन लगेगा। ठीक है, लगेगा आपको? चलो फिर अब हम आगे आते हैं, हाउ टू फाइंड आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट इन पोटेंशियोमीटर। हाँ जी, देखिए न्यू टॉपिक अब शुरू करते हैं। मतलब टॉपिक तो न्यू नहीं है, इसी के अंदर सब टॉपिक है। तो वैसे तो नोट्स में लिखा हुआ है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, हाउ टू फाइंड आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई के की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम पोटेंशियोमीटर के अंदर, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं और आप इस स्टेप को फॉलो ही करके निकालेंगे हमेशा। अगर इस स्टेप के अगेंस्ट में गए तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। तो इन स्टेप को थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना। ये पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सर्किट। देखो हमारा पोटेंशियोमीटर के अंदर 2 सर्किट होते हैं ना भाई, एक तो ये वाला होता है जिसको आप जॉकी चलाते हो, और एक दूसरा वाला होता है, यहाँ पे सेल है या जो भी है, ईएमएफ है, इस टाइप से मतलब समझा रहा हूँ भाई। ये वाला जो हमारा ऊपर वाला जो होता है जिसमें हमारा वायर वगैरह होता है, तो उसको हम प्राइमरी सर्किट कहते हैं, और जिसमें हमारा सेल वगैरह लगी हुई होती है उसको हम सेकेंडरी सर्किट कहते हैं, बताया था पहले। तो कहना क्या है, सबसे पहले आपको प्राइमरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो निकालना पड़ेगा, प्राइमरी सर्किट का, दिस वन। तो प्राइमरी सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे,
बस खाली यहाँ पे जो हमारा सेल या बैटरी जो भी लगी होगी, जरूरी नहीं है कि बस उसी का ही आप रेजिस्टेंस लोगे। यहाँ पे जो हमारा वायर लगा हुआ होता है उसका भी तो रेजिस्टेंस होता है, और जो कि ये वाला वायर मेरा ये वाले रेजिस्टेंस के सीरीज में है, तो इसका मतलब हम इसका रेजिस्टेंस और ये वाले वायर का रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तब जाके हमारा टोटल रेजिस्टेंस आएगा। एक क्वेश्चन करा दूंगा और क्लियर हो जाएगा। तो पहला काम हमने क्या करा, फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सर्किट, पहले वाले सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, फाइंड आउट करंट इन द प्राइमरी सर्किट। जो हमारा पहले वाला जो सर्किट है रेजिस्टेंस निकाल लिया, अब आप करंट निकाल लेंगे। तो आई निकालना है करंट ऑफ प्राइमरी सर्किट। तीसरा काम क्या करना है फिर, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। अब ये जो हमारा वायर है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, अक्रॉस द वायर। और फिर फोर्थ काम क्या करना है हमें, भाई जब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट आप निकाल ले लोगे, तो के की वैल्यू क्या होगी, V/L हो जाएगी। तो जो आपने ऊपर P निकाला है, मतलब P नहीं V कहेंगे उसको, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, तो जो V निकाला है वो ऊपर रखो और नीचे लेंथ रखो वायर की, और लेंथ हमारे वायर की ज्यादातर हम 100 सेंटीमीटर दे लेते हैं। तो यहाँ से हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, हमेशा याद रखना लोअर EMF सेल वो हमेशा सेकेंडरी सेल होगा। अगर मान लीजिए कि आपको दो सेल दे रखे हैं और ये नहीं बताया कि भाई कौन सा वाला सेल कौन सा वाले सर्किट का है, भाई मेन वाले सर्किट का है प्राइमरी का, या फिर नीचे ये सेकेंडरी वाले सर्किट का है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हमेशा याद रखना कि जो आपका जिसका EMF ज्यादा होगा वो आपका कौन सा सर्किट होगा, प्राइमरी होगा, और जिसका कम होगा वो सेकेंडरी सर्किट होगा। याद है मैंने एक दिन आपको कराया था कि प्रिंसिपल ऑन विच पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड, तो उसमें हम E' - E ले रहे थे, या फिर E1 - E2 जो भी ले रहे थे, तो उसमें E जो था वो बड़ा था और जो दूसरा वाला जो था वो छोटा था। तो वही बात है कि ये हमेशा E बड़ा होगा और इसका EMF हमेशा छोटा होगा, तभी ही हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल पाएगा इस वायर को बस चलाने पर, वरना नहीं मिलेगा। और आगे नीचे क्या लिखा हुआ है नोट में, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए सेकेंडरी सर्किट को छूना भी नहीं है। क्या कि जब पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात आएगी निकालने के लिए, तो देखो सारा काम हमने कहाँ करा, प्राइमरी सर्किट का तो करा। तो ये जो हमारा नीचे वाला ये जो सर्किट होगा सेकेंडरी सर्किट, उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है, उसको टच भी नहीं करना है। उसको कब टच करना है वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, बताओ यहाँ पे सबको क्लियर है, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। ये कोई लाइन नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। मेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम, फाइंड आउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब ये जो हमारा वायर है इसका जो रेजिस्टेंस है पूरे वायर का वो 10 ओम है। ये हमारा ऊपर सेल है, ये 2 वोल्ट इसका EMF है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है विच इज ऑफ 15 ओम, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और वायर हमारा 100 सेंटीमीटर का है। जरूरी नहीं है कि 100 के, ज्यादा का भी हो सकता है, क्योंकि ये मीटर वायर नहीं है, ये आपका पोटेंशियोमीटर का केस चल रहा है। तो हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। तो देखो हम वही सारे स्टेप फॉलो करेंगे जो अभी बताए। सबसे पहले स्टेप क्या बताया था अभी हमने,
तो पहले वाला जो हमारा सर्किट है उसका हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सिंपल सी बात है, 15 ये हो गया और इसी के ही सीरीज में ये लगा हुआ है 10 ओम वाला इस वायर का रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, वेरी गुड। तो रेजिस्टेंस ऑफ, मैं सब जगह शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पीसी है प्राइमरी सर्किट जो होगा, आप पूरा ही लिखना, कभी पीसी लिखना शुरू कर दो। तो रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सर्किट जिसको हम आर कह रहे हैं, तो वो निकल कर आ रहा है हमारा 10 + 15 = 25 ओम। चलिए पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या कहते थे, अब क्या निकालना है, करंट। हाँ, तो प्राइमरी सर्किट का करंट कैसे निकालोगे अभी देखो, करंट ऑफ प्राइमरी सर्किट जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, तो भाई I = V/R होता है, और यहाँ पे तो फिलहाल करंट हम EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लेते हैं। तो EMF कितना है सेल का 2 और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है टोटल, तो वो आ जाएगा 25। तो 2/25 सॉल्व होके 0.08 एम्पियर आता है। ठीक है, दूसरा काम हो गया। अब लास्ट सेकंड काम क्या रहेगा हमारा, कि अब हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला, V = IR वाला। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, V निकालने आए हैं, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, I × R। अब देखो करंट तो इतनी घूम रही होगी, जितनी इधर है इतनी ही इधर होगी, लेकिन इसके भाई इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना आपको। तो रेजिस्टेंस किसका लोगे, पूरा 25 लोगे या खाली इस वायर का लोगे, इस चीज का ध्यान रखना, कभी 25 से मल्टीप्लाई करा दें। तो ये I की वैल्यू 0.08 आई है, इनटू रेजिस्टेंस हमारा एक्सटर्नल वाला होगा, या फिर यहाँ पे लिख दो चाहे छोटा सा कि वायर का रेजिस्टेंस, तो इनटू 10 हो जाएगा। तो V की वैल्यू आ रही है हमारी 0.8 हो जाएगी वोल्ट। बस खत्म कहानी। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, K = V/L। तो V आया 0.8 और लेंथ हमारी कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो बस ये आ गया आंसर हमारा। यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर सेंटीमीटर। चलिए बताओ भाई किस किस के समझ में आया और किस किस को नहीं आया। ओके चलिए अब हम आगे आते हैं, थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने निकालना सीख लिया कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे आता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर हमने ये बात देख ली कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट को निकालने के लिए जो दूसरा वाला सेकंड सर्किट है, देखो मैंने बनाया भी नहीं क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर आपको ये भी पूछने लगे कि बैलेंसिंग लेंथ बताइए, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट तो आपको निकालना ही है, फिर उसके बाद आप बैलेंसिंग लेंथ भी बताओ, मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो कि इस पॉइंट से दूर होगा, तो वो कितनी दूर होगा कि जिस पॉइंट पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिले। तो यहाँ से लेकर वहां तक की दूरी वो बैलेंसिंग लेंथ कहलाती है। तो अगर वो भी निकालनी हो तो उसमें क्या होता है, अब ये समझ लीजिए जरा। How to find out balancing length? तो देखिए इसके अंदर दो केस होंगे। केस 1 क्या है, when cell of the secondary circuit
ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। जो हमारा यहाँ पे सेकेंडरी सर्किट मान लीजिए अगर कोई लगा हुआ है तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा सर्किट है वो उस समय ओपन सर्किट होगा, क्योंकि हवा में ही तो हमारा रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो अगर पहला केस क्या होगा कि अगर हमारा सर्किट जो ओपन है तो उस समय आप क्या करेंगे, उस समय आप जो बैलेंसिंग लाइंस निकालेंगे वो डायरेक्ट निकालना फॉर्मूला लगा के। मतलब जब हमारा सर्किट ओपन होगा, कौन सा सर्किट, सेकेंडरी वाला सर्किट, तो उस समय बैलेंसिंग लाइन का फॉर्मूला L इक्वल्स टू क्या होगा, E अपॉन के होगा। और यहां पर ये जो E लिया है हमने, ये सेकेंडरी वाले सेल का E है, प्राइमरी सेल का नहीं है, क्योंकि उसके तो निकाल रहे हो। तो सेकेंडरी सेल का EMF है। तो ये तो बात तब हो गई जब हमारा सर्किट क्या है, ओपन है। केस के ऊपर आते हैं, अगर हमारा सर्किट क्लोज हो जाए भी तब क्या होगा, when the secondary circuit lies in the closed circuit। तो उस समय L निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, लेंथ तो फॉर्मूला E अपॉन के ही होता है, लेकिन हमने आपको ये बात पहले भी बता रखी है कि अगर हमारा सर्किट ओपन होता है तो जो आपकी वोल्टेज होती है वो EMF कहलाती है, और जब सर्किट क्लोज हो जाता है तो वही वोल्टेज आपकी टर्मिनल वोल्टेज कहलाती है। तो पहले हम E लिख रहे थे, अब हम V लिखेंगे। तो यहाँ पे L इक्वल्स टू E अपॉन के ना क्या V अपॉन के आएगा। यहाँ पे E EMF था, यहाँ पे V टर्मिनल वोल्टेज है, तो V अपॉन के। और ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये किन पॉइंट्स के बीच की है भाई, जब आपने यहाँ से लेके जॉकी चलाई आपने ऐसे ऐसे वायर को पर, तो मान लीजिए ये पॉइंट आया J और ये पॉइंट है A, तो A और J पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स इसको हम VA माइनस VJ भी लिख सकते हैं समझाने के लिए आपको। मतलब A पॉइंट और J पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही तो हमारा V होगा, तो VA माइनस VJ अपॉन के। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई सर्किट ओपन है या क्लोज है, और उसके साथ साथ फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऐसी टफ बात नहीं है, सिंपल सी बात है। चलो इसके ऊपर अब हम क्वेश्चंस करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बल्कि आप क्वेश्चन से पोटेंशियोमीटर के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए अब हम क्वेश्चन करेंगे कि भाई बैलेंसिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। और सर्किट क्वेश्चन में सेम ये गिवन है जो अभी हमारा बना हुआ था, जिसका हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला था, विच इज 0.8 अपॉन 100 आया था। तो सर्किट हमारा वही है। हाँ, तो क्या कहा जा रहा है,
कि भाई हमने इसको चलाया, भाई यहाँ हमारा क्या होगा, गैल्वेनोमीटर होगा G, और यहाँ पे हमने इसको चलाया तो इस पॉइंट पे हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला। तो ये जो AJ है, AJ की लेंथ क्या है ये बताने के, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AJ। क्वेश्चन में ये कह दिया जाएगा। तो क्या करेंगे हम, देखो सारे काम वही होने, मैं सारे काम नहीं कर रहा, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको तो भाई शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, कि वही आप पूरे पहले भाई क्या करेंगे हम, जो हमारा सेकेंडरी सर्किट है उसको भूल जाओ, पहले वाले सर्किट की बात करेंगे। उसका आप क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, ठीक है करंट आ गया, उसके बाद हाँ वायर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस वायर का लेंगे, और फिर उसके बाद K इक्वल्स टू V/L करके आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा, जो कि अभी निकाल के दिखाया हमने, तो विच इज K इक्वल्स टू 0.8/100। यूनिट होगी हमारी वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब हमें बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, तो हमने क्या बताया, तो बैलेंसिंग लेंथ निकालने के लिए तो अगर सर्किट ओपन है तो कौन सा लगाओगे, और क्लोज है तो कौन सा लगाओगे। तो भाई अभी तो ये जो हमारा सर्किट है ओपन वाले ही तो है, भाई ये कोई क्लोज्ड कौन सा है, ये ओपन सर्किट है। तो उस केस में क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए L इक्वल्स टू E/K का, तो ये आपका फर्स्ट वाला केस हो गया। तो L की वैल्यू E भी कितना है, यहाँ पे 0.4 वोल्ट दे दिया। अभी हमारे जो सेकेंडरी सेल है इसको EMF लिखते हैं ना हम यहाँ पर, तो दिस इज 0.4 वोल्ट अपॉन K की वैल्यू 0.8/100 आई थी, तो 0.8/100 लिखता तो मैं 100 ऊपर भेज देता हूँ, पॉइंट से पॉइंट गया, 4 2 8, तो लेंथ जो आ रही है वो 50 सेंटीमीटर आ रही है, मतलब 50 सेंटीमीटर पर हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा। इजी सा है बिल्कुल, बताओ सबको क्लियर है। ओके ओके लगेगा, ओके चलो अब हम एग्जांपल देखते हैं वो वाला जिसके अंदर हमारा जो सेकेंडरी सर्किट है वो क्लोज्ड है। ये तो ओपन सर्किट की बात होगी। देखो पहचान में जाओगे कि भाई सेकेंडरी सर्किट क्लोज्ड होता है तो कैसा दिखता है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ से गैल्वेनोमीटर निकला होगा हमारा वायर के थ्रू जी, और यहाँ पे आप फिर जॉ के चला रही है जी। ओके और कितने कितने हैं, 1.2 ओम एंड 0.3 ओम। और EMF जो हम लेंगे इसका 1.5 वोल्ट हमें दे रखा है सेकेंडरी सर्किट बस। तो भाई जो हमारा पहला वाला जो सर्किट है इसके अंदर जो करंट चल रही है उसको मैं IP कह देता हूँ, क्योंकि वो प्राइमरी सर्किट है ऐसे। और जो मेरा सेकेंडरी वाला सर्किट है तो इसके अंदर मेरा IF करंट चल रही है इस टाइप से। तो देखो भाई ऊपर वाला हिस्सा तो वही है ना, नीचे वाला कुछ भी चेंज कर लो, ऊपर वाला तो हिस्सा वही है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका भी क्या होगा, हाँ जी पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका भी 0.8/100 ही होगा। तो वैल्यूज तो सारी वही है ना, वो चेंज कौन सा करिए मैंने, सेम वैसे निकलेगा जैसा बता दिया आपको। इसमें क्वेश्चन में करके दिखा रखा है दोबारा से, क्योंकि आपको भी करके दिखाना है, मैं नहीं करा रहा अभी यहाँ पे, मैं उसके आगे की बात बताता हूँ।
अब देखो ये हमारा सेकेंडरी वाला सर्किट है जो कि क्लोज्ड है। तो हमने बताया था कि क्लोज्ड वाले सर्किट की बैलेंसिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू वी अपॉन के होता है। वो तो बात ठीक है। और जिसमें L इक्वल्स टू V की जगह पे मैं VA माइनस VJ लिखूंगा, मतलब A और J के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन के। अब A और J के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, अब ये मेन बात है। तो देखो उसके लिए अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए A और J के बीच का, तो V की वैल्यू चाहिए और V की वैल्यू IR से आती है। तो मुझे अब पहले करंट चाहिए, तो सेकेंडरी सर्किट का मैं करंट निकालूंगा। ये काम तो बाद में होगा, पहले ये काम होगा। तो IF क्या होगा भाई, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर टोटल EMF कितना है 1.5 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है भाई, देखो 1.2 तो ये है और 0.3 ये है, तो कितना हो गया 1.5। तो ये तो क्या आ रहा है हमारा करंट, यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है। चलो भाई हमने करंट निकाल ली। अब हम इसके थ्रू क्या निकाल लेंगे, VA माइनस VG VJ निकालेंगे मतलब। तो VA माइनस VJ पे V इक्वल्स टू IR होता है, तो यहाँ पे IF इंटू रेजिस्टेंस R हो जाएगा। तो ये VA माइनस VJ, तो करंट कितना है 1 एम्पियर। और रेजिस्टेंस भाई वो तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, हम तो भाई करंट ऐसे जा रहा है ना, तो रेजिस्टेंस तो हम एक्सटर्नल वाला लेंगे यहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जब आप VA माइनस VJ निकाल रहे हो तो उस समय पर भाई आपका जो रेजिस्टेंस 0.3 वाला लोगे। क्यों, क्योंकि अगर आप भाई ये जो ऐसा सर्किट घूम रहा है और ये ऐसे सीधा सीधा यहाँ पर हम इसको ऐसे घुमा के मान रहे हैं, हम यहाँ पे नहीं मान रहे इसको। क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि बताया था इसमें मैंने आपको करंट फॉलोज द पाथ ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस। तो भाई वो 1.2 से न जाकर 0.3 से गुजरेगा। तो यहाँ पे जो हम R की वैल्यू लेंगे वो 0.3 लेंगे, ना ही 1.2 ना ही 1.5, 0.3 लेंगे। बस यही बात थी जो भी आपको इसमें बतानी थी, क्योंकि यहीं पे आप फंसोगे। 0.3 वोल्ट हो गए। बाकी तो भाई आपको उसका फॉर्मूला बता दिया था ना मैंने, बताने वाली बात यही थी कि भाई VA माइनस VJ की वैल्यू जो निकालनी है उसके लिए आपने क्या करा, पहले सेकेंड सर्किट की करंट निकाली। करंट निकालने के बाद अब आप VA माइनस VJ के लिए IR का जो फॉर्मूला लगाओगे, तो करंट तो आ गई 1। करंट कैसे निकालोगे बता ही दिया है, R की जगह पे आप ये वाला लोगे, कम वाला रेजिस्टेंस लोगे, तो 0.3 आएगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो VA माइनस VJ 0.3 अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट हम निकाल ही चुके हैं पहले, तो 0.8 अपॉन 100 होगा, तो वो ऊपर चले जाएगा, पॉइंट से पॉइंट गया, ये सॉल्व करके कुछ पॉइंट में आ रहा होगा आंसर, 37.5 आ रहा है, 37.5 सेंटीमीटर हमारी ये बैलेंस लेंथ है। पहले ये काम करेंगे फिर ये काम करेंगे। अब ज़रा इसको देखिए ऊपर से नीचे तक, किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए, और फिर नेक्स्ट लिंक ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ टाइम हो ही गया, मतलब इस लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। पहले तो ये बताइए सबको क्लियर है।
हाँ जी बताइए, क्लियर है क्वेश्चन? पूजा, लबीबा एंड दीपांगी। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, और आप दोनों को? पूजा, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, ये असल में आपके बोर्ड के लेवल का तो नहीं है, लेकिन फिर भी करवा देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बन जाते हैं पोटेंशियोमीटर के ऊपर, जो कि IIT और नीट में आते हैं, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? देखो भाई गिवन है भाई, एक हमारा जो वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो बैलेंसिंग लेंथ का क्या होगा कि अगर आप उसका रेजिस्टेंस बढ़ा दें, अगर आप उसकी लेंथ बढ़ा दें, अगर आप उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ा दें, अगर आप उसका EMF बढ़ा दें प्राइमरी सेल का, और या फिर अगर आप सेकेंडरी सेल का EMF बढ़ा दें, तो इन सारी चीजों में चेंजेस लाने पे बैलेंसिंग लेंथ में क्या क्या चेंज आता है वो बताना है। और क्या बढ़ा दें भाई? कुछ और भी है? हाँ, अगर हम जो हमारा सेकेंडरी वाला जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा दें, जिसको हमने S मान रखा है, तो इन सारी चीजों को बढ़ाने पे हमारी बैलेंसिंग लेंथ में क्या आता है? तो बहुत सारी चीजें हो गई ना, लेकिन एक ही क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजें खुद ही कवर हो जाएंगी। मैं आपको कुछ ऐसा डिराइव कराने वाला हूँ, तो सारों के आंसर आपको एक ही बार में मिल जाएंगे। तो मैंने बेकार ही रख दिया वैसे, चलो ये बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये इस टाइप से है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस S है, EMF E डैश है, इसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कैपिटल R मान लेते हैं। ओके, दिस इज गैल्वेनोमीटर G, और ये आपकी जॉकी चल रही है इस पर। तो इस पूरे वायर की लेंथ L है कैपिटल, बस। हाँ तो देखो भाई शुरुआत कैसे होगी, इसकी अप्रोच कैसे लेनी है हमें देखते हैं। तो लिखा हुआ है लेट अस सॉल्व द प्राइमरी सर्किट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सर्किट की। तो टोटल रेजिस्टेंस प्राइमरी सर्किट का यहाँ पर क्या है, देखें, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ CC, तो भाई R तो ये है ही, प्लस ये वाला जो वायर आता है मेरा AB, इसका भी तो रेजिस्टेंस होता है, जिसको जॉकी चलाते हो, तो उसका रेजिस्टेंस नहीं दे रखा फिलहाल, उसको हमने RAB मान लिया, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB। ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा? सेम वही है वैसे तो EMF E है प्राइमरी सर्किट का, तो ये R प्लस RAB हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VAB कितना हो जाएगा? चलो जरा आप बताओ। यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन सा वाला लेंगे हम? शाबाश, कि यहाँ पे वायर का आता है तो RAB आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया वायर का। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आ जाएगा, विच इज इक्वल टू VAB अपॉन L। तो यहाँ से
के की वैल्यू भी आ गई, ई इंटू आर ए बी अपॉन एल इंटू आर प्लस आर ए बी। चलो इतनी तो बात पूरी हुई, सब वही है, वैसे कुछ नया नहीं है, अब तक ये करा था हमने भी। अब बैलेंसिंग लेंथ निकालते हो आप, तो भाई यहाँ पे ये वाला जो मेरा सेकेंडरी जो सर्किट है, ये इस बार ओपन वाला है या क्लोज्ड वाला है, पहले तो ये बताइए। ये ओपन सर्किट है, साफ साफ दिख रहा है। तो ओपन सर्किट के लिए हम डायरेक्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हमारे पास होता है तो फिर हम डायरेक्ट बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेते हैं। तो बैलेंसिंग लेंथ का फॉर्मूला होता है बैलेंसिंग लेंथ तो वो होगी L, स्मॉल एल से डिनोट कर देते हैं, तो विच इज इक्वल्स टू। अब बैलेंसिंग लेंथ में ये बताओ जरा कि ईएमएफ जो मैं ऊपर लूंगा किसका लूंगा, प्राइमरी सेल का या सेकेंडरी सेल का? अभी बताई थी ये बात। क्योंकि सेकेंडरी सर्किट का सेल बोलेंगे हम ईएमएफ, तो ई डैश आ जाएगा, ई डैश अपॉन, और तो क्या होता है, हाँ के आएगा ना नीचे, तो के की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, तो के की वैल्यू ई आर ए बी अपॉन एल इंटू आर प्लस आर ए बी। ठीक है, अब वैसे तो ये आएगी, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर देंगे ताकि जितने भी हमसे 5-6 चीजें पूछी जा रही हम इस रिलेशन से चेक करके निकाल सकें। तो भाई पहले क्या करो, भाई इसको मैं नीचे है ऊपर ले आता हूँ, तो ये ई डैश इंटू एल भी ऊपर ही आ जाएगा, एल और आर प्लस आर ए भी ऊपर ही आ गया, तो डिवाइड में क्या हो रहा, ई इंटू आर ए बी। और अगर मैं भाई ई डैश अपॉन ई कॉमन निकालूं इसमें से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो कैसा रहेगा, चलो ले लेते हैं। इसमें असल में थोड़ा नोट्स में शॉर्ट में हुआ भाई, मैं पूरा बता रहा हूँ भाई। ई डैश एल अपॉन ई आर ए बी की मल्टीप्लाई एक बार आर से कराओगे और एक बार आर ए बी से कराओगे, तो ये हो जाएगा ई डैश एल अपॉन ई आर ए बी, और ऊपर आ गया आर, और प्लस ऐसे ही इस पूरी टर्म के आर ए बी से कराओगे, तो ई डैश एल अपॉन ई आर ए बी इंटू आर ए बी हो जाएगा, और आर ए बी से आर ए बी गया। तो अब हम ई डैश अपॉन ई और एल सभी कॉमन आ रहा है, तो ई डैश अपॉन ई कॉमन ले लेते हैं, एल भी कॉमन लिया, वो मैं बाद में लिखूंगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में। तो यहाँ से आ रहा है आर अपॉन आर ए बी, यहाँ पे +1 बचा और एल भी कॉमन ले लिया हमने, तो कैपिटल एल इधर आ गया। ठीक है, और अब देखो इसमें रेजिस्टेंस भी आ गया, बैलेंसिंग लाइन की देखो सब रिलेशन मिल रही है आपको भाई। ये जो आपका सेकेंडरी सर्किट का ईएमएफ है ई डैश, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ई डैश बढ़ाओगे तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी। आपका जो प्राइमरी वाला जो सर्किट है ई, अगर आपने उससे ईएमएफ बढ़ाया तो बैलेंसिंग लेंथ हमारी क्या होगी, कम होगी। और कैपिटल एल की वैल्यू अगर बढ़ाओगे, दिस वन, अगर ये एल की वैल्यू बढ़ाते हो मतलब वायर की ही लेंथ बढ़ा दी आपने, तो वो बढ़ाएंगे तो भी हमारी बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी। अब क्या रहेगा हमारा, रेजिस्टिविटी और रहेगी भाई। रेजिस्टिविटी के लिए अगर चेक करना है तो आर ए बी की जगह पर रो एल अपॉन ए का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई डैश बाई ई, और यहाँ पर आ जाएगा आर ए बी की जगह पे रो एल। अब एल तो पूरा आपका कैपिटल एल ही है, अपॉन ए आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और अगर मैं इस एल की मल्टीप्लाई अंदर करा दूं तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, भाई ई डैश अपॉन ई, तो ये हो जाएगा आर ए अपॉन रो
क्योंकि L से मल्टीप्लाई होगी और L नीचे भी था तो वो तो कट जाएगा ना, और प्लस L, तो लो ये भी रिलेशन निकल कर आ गई। अब सारी चीजें आप अपने हिसाब से देखो, खुद भी देख लेना, सबको आप निकाल सकते हो भाई। रेजिस्टेंस भी आ गया, रेजिस्टिविटी भी आ गई, लेंथ भी आ गई, ईएमएफ सेकेंडरी का भी आ गया, प्राइमरी का भी आ गया। और रही बात इंटरनल रेजिस्टेंस एफ की, तो इंटरनल रेजिस्टेंस एफ बताओ भाई, किसी भी रिलेशन में आपको इंटरनल रेजिस्टेंस एफ को देखने का मौका मिला? नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप एफ की वैल्यू चेंज करते हो इंटरनल रेजिस्टेंस सेकेंडरी सर्किट की, तो उसमें कुछ भी चेंज करो तो बैलेंसिंग लेंथ पर कुछ फर्क पड़ेगा? ये बात कभी सोचे बोले अरे वो तो आया ही नहीं, तो कुछ गड़बड़ हो गई। जब नहीं आया तो उसकी गलती, जब नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमारी बैलेंसिंग लेंथ डिपेंड नहीं करेगी इंटरनल रेजिस्टेंस पे। तो ये 6 आपके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि नीट में आ जाते हैं आगे तक के लिए। मैंने करा दिया फिलहाल अभी आपको। चलिए एक क्वेश्चन और करा दे, अभी तो है टाइम। ये बताइए सबको क्लियर हुआ? ये असल में थोड़ा सा भाई है तो वही, बस थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है और ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। बताइए सबको क्लियर हुआ? पूजा आपको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना तो नहीं है पूजा? सुन नहीं पा रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो है हमारा एक क्लोज्ड सर्किट वाला है। ई डैश पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे की भी है भाई और कुछ रेजिस्टेंस भी है। आई थिंक नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वो आपके नोट्स में बना हुआ है, वो रेजिस्टेंस है नहीं, वो असल में काट दे रहे हैं। और अब देखो ये चीज आपके सामने शायद पहली बार आई कि ये जिस वायर के अंदर हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जी, तो उस वायर का भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है, वो तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो अगर हमने R माना, नहीं ये तो R हो गया, इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, ये जॉब है। समझ लीजिए क्वेश्चन भाई, हमारा प्राइमरी सर्किट तो सेम वही है, सेल E, रेजिस्टेंस इसका R1, ये हमारा सेकेंडरी सर्किट, E डैश इसका EMF है, ये की है, और ये हमारा गैल्वेनोमीटर वाला वायर है, और गैल्वेनोमीटर वाला जो वायर है उसका जो हमारा रेजिस्टेंस है, या फिर ये समझ लो कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो R2 है, जो भी है फिलहाल ये R2 है, ये वाले वायर के अंदर। पूछना क्या चाह रहे हैं समझ लीजिए यहाँ से, What happens to the balancing length? बैलेंसिंग लेंथ को क्या होगा अगर if R1 is increased, जो मेरा ऊपर वाला R1 है उसको अगर मैं बढ़ा दूं। तो जरा इसको समझने के लिए ये लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई इसके डेरिवेशन वेरिएशन करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे बस आप समझ समझ के भी कर सकते हो। तो भाई इतना समझिए कि भाई अगर मेरा प्राइमरी सर्किट का रेजिस्टेंस विच इज R1 वो मैं बढ़ाऊंगा, तो ये बच्चा ये बात जानता है कि अगर जब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट क्या होती है,
डिक्रीज, तो आई की वैल्यू हमारी कम हो गई। अब जब रेजिस्टेंस कम हुआ तो आई की वैल्यू कम हो गई। अब आई का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आर, या फिर E अपॉन आर, जो भी। तो जब आई की वैल्यू कम हो रही है तो मेरी V की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी कम हो रहा होगा या नहीं, क्योंकि सिंस भाई आई और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो भाई मेरा V भी डिक्रीज हो गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो कि अक्रॉस द वायर होता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो मेरी K इक्वल्स टू V अपॉन L होता है। जब V की वैल्यू कम हुई है तो K की वैल्यू भी कम हुई होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कम हो गया। R1 की वैल्यू कम हुई तो करंट कम हुआ। शुरुआत में ऐसा होगा, करंट कम होगा तो भाई I इक्वल्स टू V अपॉन आर होता है, या फिर E अपॉन आर, जो भी कहोगे। तो भाई हमारा यहाँ पे V अपॉन आर हम लगाते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी, तो जब उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी क्योंकि I की वैल्यू कम हुई है। तो एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ जी, नाउ एम आई ऑडिबल। देखो हम ये बात बता रहे हैं आपको कि क्या कि भी हमारा रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम हुआ, करंट कम हुआ तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा क्योंकि I इक्वल्स टू V अपॉन आर होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो K इक्वल्स टू V अपॉन L होता है, तो ये भी दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो V कम हो रहा है तो भाई K भी कम हो रहा होगा। और जब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो V अपॉन L होता है ना। तो समझो जरा, जब V की वैल्यू कम हो रही है तो K की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन अब K और L, ये तो बैलेंसिंग लेंथ है ना L, तो K और L आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो K की वैल्यू कम हुई होगी तो L की वैल्यू इंक्रीज हुई होगी। तो ओवरऑल बात ये निकल कर आई कि हमारी बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी जब हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं प्राइमरी सर्किट का। मतलब हमें दूर मिलेगा, दूर तक हमें चलाना पड़ेगा जॉकी को, तब जाके हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा। पहला हो गया। दूसरा, इफ E डैश इज ग्रेटर देन E, क्या हो जाए अगर E डैश सेकेंडरी वाला जो सेल है उसका EMF ज्यादा हो जाए पहले वाले के मुकाबले। तो वैसे तो मैं इसका आंसर बता चुका हूँ आपको, तो दोबारा बता देते हैं। E डैश अगर E से बड़ा हो गया तो उस केस में क्या होगा, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट हमें मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन पॉइंट का मैंने प्रिंसिपल जो उस दिन बताया था वो आज ही के दिन के लिए बताया था। क्यों, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन पॉइंट हमें कब मिलता है, जब हमारा करंट जीरो होता है। तो E माइनस E डैश अपॉन R जो भी होता है फिलहाल, तो एक पॉइंट ऐसा आता था, हमने बताया था कि E और E डैश बराबर होते हैं। अब अगर मेरा E डैश बड़ा होगा, E डैश बड़ा होगा तो पहली बात तो करंट की उल्टी चलेगी क्योंकि नेगेटिव में आएगी, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरी करंट जीरो हो जाए। और जब करंट ही जीरो नहीं होगी तो फिर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट गैल्वेनोमीटर कहाँ से दे देगा, तो बैलेंसिंग लेंथ कहाँ से निकाल दोगे। लिखा हुआ है ना, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। आपको तो बस इतना सा लिखना है, मालूम होना चाहिए लेकिन ऐसा क्यों हुआ। समझ में आएगी, ये वाला पॉइंट समझ में आए, ठीक है। लास्ट क्या करें, अगर भाई मान लीजिए कि भाई E डैश की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं लेकिन है वो E से कम है, भाई E से कम होनी चाहिए, बढ़ाओ घटाओ हमें उससे मतलब नहीं, E से कम रहा, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में बैलेंसिंग लेंथ किधर जाएगी, अब ये समझ लेते हैं। तो अगर मैं E डैश की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो मेरी बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी। क्यों, भाई बैलेंसिंग लेंथ का फॉर्मूला भी बताया था, पहला वाला जो केस था ओपन सर्किट का, E डैश अपॉन Q होती है। जब मेरी E डैश की वैल्यू बढ़ रही है तो L की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये तो फॉर्मूला भी तो देखा हमने, L इक्वल्स टू E डैश अपॉन Q।
तो ई डैश की वैल्यू बढ़ेगी तो एन की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो नीचे दो तीन लाइन और जाएगी, इसको और कवर कर लेते हैं हम। क्या लिखा हुआ है? द पर्पस ऑफ यूजिंग हाई रेजिस्टेंस R2 विद गैल्वेनोमीटर इज टू सेव गार्ड द गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे जो हमने R2 लगा रखा है जो कि हाई रेजिस्टेंस है, वो क्यों लगा रखा है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई यहाँ पे लगाने की क्या जरूरत है, बेवजह लगा दिया? नहीं, बेवजह नहीं लगाया। यहाँ पर हमने इसलिए लगाया ताकि हमारा जो गैल्वेनोमीटर जो हमने भाई डिवाइस खरीद के लेकर आए हैं वो हमारी खराब ना हो। खराब क्यों होगी? कि अगर ऐसा हुआ कि यहाँ से करंट हमारी ज्यादा गुजरी तो गैल्वेनोमीटर तो अपना फूक जाएगा भाई। तो यहाँ पर हम हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसकी वजह से क्या हो, इस वायर में हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा है जिसकी वजह से करंट कम हो जाएगी। पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं फिलहाल। कह रहे हैं इफ द सेल इन द सेकेंडरी सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड। जब मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि भाई ये लोकल कंपनी का आप सेल लेकर आए थे और जो कि शॉर्ट सर्किट कर गया, तो भाई इसकी शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? जब हमारा करंट बहुत ज्यादा हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो भाई जब ये शॉर्ट सर्किट हमारा हो गया तो भाई हमारा तो ये गैल्वेनोमीटर को भी मतलब हो जाएगा इसका भी काम। तो लेकिन हमने यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसकी वजह से इसमें करंट इतनी ज्यादा नहीं होगी। लिखा हुआ है ना, इफ द सेल इज इन द सेकेंडरी सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड, तो जिसकी वजह से नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, अच्छा वो अलग बात है, ये अलग बात है। पहली वाली तो बात वही है कि अगर यहाँ से करंट ज्यादा हो गई तो हमारा गैल्वेनोमीटर जो पॉइंट है वो मतलब गैल्वेनोमीटर हमारा फूक जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऐसा ना हो जिसकी वजह से हम यहाँ पर रेजिस्टेंस हाई लगाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहना है, वो बात अलग है, ये अलग है मिलती जुलती, इसलिए सेम हो गई। कि दूसरा वाली बात क्या है कि अगर हमारा ये वाला जो सेल है ये शॉर्ट सर्किट कर जाए, जब ये शॉर्ट सर्किट कर जाएगा तो भी हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर वही वाली कहानी हो जाएगी कि हमारे कोई सा भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर ई और ई डैश की वैल्यू सेम हो। तो ऐसा होगा ही नहीं कि हमारी आई की वैल्यू 0 हो जाए, तो भी हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। इफ द सेल इज इन द सेकेंडरी सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड, तो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। और कब नहीं मिलता? जब हमारा ई डैश ई से ज्यादा होता है, तब भी हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिलता है। तो बस आज के लिए इसमें अच्छा खासा हो गया। एक दो क्वेश्चन, बल्कि एक ही क्वेश्चन रह गया और हमें कंपैरिजन करना है कि भाई पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर के बीच का क्या डिफरेंस है। भाई पोटेंशियोमीटर को भी आप पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए यूज कर सकते हो और वोल्टमीटर को भी। तो भाई क्यों पोटेंशियोमीटर इतना लंबा चौड़ा इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वोल्टमीटर की जगह पे, तो ऐसा क्यों है? और ये अच्छा डिफरेंशिएशन है इसका और इम्पोर्टेंट भी है, तो ये हम कल करेंगे। और थोड़ा सा पावर वाला कॉन्सेप्ट और आ गया है, पावर हीट एनर्जी वाला, तो ये 2-3 डेज और चलेगा, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। फिर हम मैग्नेटोस्टैटिक्स या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट शुरू कर दिए। ठीक है, 5 मिनट्स का रेस्ट लेते हैं और तो 5 मिनट्स के बाद आप केमिस्ट्री वाले ग्रुप की ही लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? ओके, ठीक है।